सेंटेंस जिसके बगैर इंग्लिश की कल्पना करना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना कुछ भी संभव नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है कि अगर आपके पास सेंटेंस की जानकारी ना हो और आपको इंग्लिश लिखने के लिए कहा जाए, इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। मीनिंगफुल वर्ड को सही क्रम में जोड़ना ही हम लोगों को सेंटेंस बनाता है। जैसे कहा गया कि आपके पास दिस लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सेंटेंस, ये वर्ड सारे मीनिंगफुल है। दिस माने यह होता है, कैट माने बिल्ली होता है, इज माने है और ए माने एक। अब इसको अगर हम सही क्रम में ना रखें, जैसे कहा गया कि दिस कैट इज आ, अब इस क्रम में रखने पे सेंटेंस तो बना नहीं। सारे वर्ड मीनिंगफुल थे लेकिन सेंटेंस तो हमारा बना नहीं। सेंटेंस को बनाने के लिए हमको एक मीनिंगफुल, एक क्रम में सही रखना पड़ेगा कि दिस इज अ कैट। अर्थात मीनिंगफुल वर्ड्स को अगर सही क्रम में रखा जाए तभी वो हमारा सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस तो हमारा इस प्रकार से बन जाता है आराम से। सेंटेंस की कभी और क्लास लूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि सेंटेंस के पार्ट्स, एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं और उन भागों को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनको हम आगे अलग अलग लिख सकते हैं। ये वीडियो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर एक चीज बात आपको डिटेल में बताई जाती है, डिटेल में समझाई जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एक सेंटेंस में हमारे कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब सेंटेंस में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट हमें मिल जाता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो कोई भी कार्य करने वाला होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य किया जा रहा होता है उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कहा गया कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे आई जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी ये कार्य हो रहा है यानी आई के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है, तो इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब समस्या यहां पे आती है कि कहीं कहीं पे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता हो कि कैसे सब्जेक्ट कहां से ढूंढा जाए, कहां से प्रेडिकेट ढूंढा जाए, और कहां से हमें प्रेडिकेट मिलता है, कहां से हमें सब्जेक्ट मिलता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कहां से आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, कहां से आपको प्रेडिकेट ढूंढना है। तो प्रेडिकेट ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करने के लिए बेस चीज आप ये जान के रखिए कि अगर सेंटेंस में जहां से आपको वर्ब दिख रहा है, जहां से आपको वर्ब नजर आ जा रहा है, वहीं से हमारा प्रेडिकेट मान लिया जाता है कि वर्ब से ही प्रेडिकेट होता है। यानी वर्ब जहां से शुरू हो रही हो, जहां से वर्ब आपको लगी हुई मिल जाए, वहीं से हमें प्रेडिकेट पार्ट दिखाई दे जाता है। अब कहां से कैसी कैसी वर्ब होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसमें मेन वर्ब भी होती है। तो पहले जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है जहां से हमें प्रेडिकेट पार्ट आराम से दिखा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जहां से आपको सेंटेंस में नजर आ रही है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कुड, शुड, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, या मेन वर्ब। मे का मतलब हुआ मेन वर्ब। या फिर इसके अतिरिक्त और भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, डेयर होती है, नीड होती है, और ढेर सारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिनको मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब आपको सेंटेंस में नजर आ रही है, उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब से आपको जो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट निकाल लेना है। जैसे कहा गया कि द क्लेवर फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री।
ये कहा गया। अब द क्लेवर फ्रॉग सिटी इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे देखिए इज यहाँ आपको नजर आ रहा है, अर्थात यही इज से लेकर ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। द क्लेवर फॉक्स जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट में चला जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां से निकालना है और सेंटेंस में प्रेडिकेट कहां से निकालना है। ये चीज आप आराम से ढूंढ लेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अब आराम से अलग कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सब्जेक्ट में हमें कितने पार्ट मिलते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट में भी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट पार्ट देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या मिलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि प्रेडिकेट में कितने पार्ट मिलते हैं। तो पहले सब्जेक्ट पार्ट को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर हम सब्जेक्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते पहले देखिए सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में पहला क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड आपको लिखा दिख रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट पार्ट आपको केवल एक शब्द का मिल रहा है, यानी ओनली वन वर्ड मिल रहा है, तो वो वर्ड हमारा हेड वर्ड में चला जाएगा, मेन वर्ड में वो जाके वहां सेट हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट दो वर्ड में मिल रहा है, 2 वर्ड्स मिल रहे हैं सब्जेक्ट में, तो आपको पहला वर्ड आपका क्वालिफायर में चला जाएगा और दूसरा वर्ड आपको हेड वर्ड में लिख देना रहेगा। ठीक? और अगर 2 से ज्यादा मिल रहे हैं तो क्वालिफायर के 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट मतलब पहला में डिटरमिनर के रूप में नजर आ जाएगा और दूसरा एडजेक्टिव के रूप में नजर आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि जो क्वालिफायर का पार्ट होगा वो दूसरा पार्ट एडजेक्टिव ही बनता है, और कोई वर्ड बहुत ही रेयर केस में बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली आप वर्ड सेंटेंसेस में जो क्वालिफायर के जो पार्ट टूटते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में ही टूटते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई और टूट रहा है पार्ट तो वो हेडवर्ड के बाद आएगा। हेडवर्ड के बाद ये इसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज मिल सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज ये चीज मिल सकती है। इन दोनों में अंतर ये इतना होता है कि दोनों ही इस हेडवर्ड की विशेषता बताते हैं, लेकिन एक हेडवर्ड के पहले आता है और दूसरा हेडवर्ड के बाद आता है। एक सिंगल वर्ड में होता है, यानी एक वर्ड एक शब्द का होता है, एक 2 या 3 शब्दों का छोटा सा एक फ्रेज होता है। यही 2 अंतर होते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा हमेशा हेडवर्ड के बाद ही आएगा। आपको कहीं भी अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने में बैठ गए और आपने क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब थी, ऑक्सिलरी वर्ब से आपने प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर लिया और फिर देखा कई सारे शब्द बच रहे हैं। हमने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया मैंने, आपने 3 शब्द तो देख लिया। अब 3 शब्द के बाद जब आपने हेडवर्ड को भी तीसरे शब्द के रूप में बाहर निकाले तो देखा कि 4-5 शब्दों का छोटा सा फ्रेज बचा रह जाएगा, तो वो पार्ट आपका एडजेक्टिवल फ्रेज में चला जाएगा। क्लियर? अभी आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूं कि एक्सरसाइज में कैसे निकाला जाता है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चार्ट आप बना लीजिए, इसके बाद फिर सेंटेंस लेता हूं तो फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस में लिखा मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है। तो इसमें 2 पार्ट है, 2 वर्ड है केवल। पहला वर्ड हमें सब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे हम, सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा। अब इसे कोई कहे सब्जेक्ट कह सकते हैं, आपको हेडवर्ड भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, इस सारे रूप में सेट हो जाएगा। और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट रन्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 ही शब्द थे, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चला गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं आपको नहीं मिल सकती है। अब वो कहाँ नहीं मिलेगी? अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, तब आपको वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब नजर नहीं आएगी। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि कहा गया कि इसमें रानी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए रानी है और कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, तब कुक देखिए मेन वर्ब नजर आ रही है, मुख्य वर्ब। तो जो सब्जेक्ट पार्ट है केवल रानी हमें मिल रहा है, सब्जेक्ट केवल रानी नजर आ रहा है, बाकी सारा प्रेडिकेट में चला गया, सारा प्रेडिकेट में चला गया कि कुक्स फूड फॉर हर फैमिली। अब यहां देखिए कि चाहे जितना सेंटेंस था, आपको जहां से हेल्पिंग मेन वर्ब नजर आई वहीं से आपने उसको प्रेडिकेट पार्ट में डाल दिया। क्लियर? तो ये ऐसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए वहां पे आपको मेन वर्ब से ही प्रेडिकेट पार्ट को निकाल के बाहर कर लेना है। क्लियर? तो चलिए 2 सेंटेंस को नोट कीजिए, उसके बाद अब चलते सब्जेक्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया, क्वालिफायर, डिटरमिनर, हेडवर्ड, ये सब अलग करके दिखाता हूं। अब यहां देखिए पहला सेंटेंस में लिया काउ इज ग्राजिंग इन द पास्चर। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या निकला हमारा, काउ निकल के आया, और प्रेडिकेट
जो सारा पार्ट था वो निकल के आया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि आपको वही चीज पुरानी नजर आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वही पुरानी चीज नजर आ गई। एक एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको, अब दूसरा सेंटेंस इसी टाइप का मैंने लिया कि अ काऊ। अब यहाँ देखिए वही सेंटेंस मैंने फिर से ले लिया। अब अ काऊ, यहाँ पे देखिए काऊ के साथ मैंने ए जोड़ दिया, यानी कि सब्जेक्ट अब हमारा क्या निकलेगा? अ काऊ। अब प्रेडिकेट वही है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो सब्जेक्ट है ये 2 वर्ड का आ गया। अब 2 वर्ड का आ गया तो मैंने क्या बताया, जब भी सब्जेक्ट 2 वर्ड का है तो पहला वर्ड हमारा क्या होगा? क्वालिफायर होगा। दूसरा वर्ड हमारा होगा हेड वर्ड, यानी कि पहले हमें जो मिल रहा है क्वालिफायर, क्वालिफायर आ मिल रहा है, और जो हेड वर्ड है वो हमें काउ मिल रहा है। क्लियर? कि यहाँ पे देखिए 2 ही शब्द आए, 2 शब्द, पहला क्वालिफायर दूसरा हेड वर्ड। अब यहीं पे अगर होता कि अ ब्लैक काउ, अ ब्लैक काउ इज ग्राजिंग। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ये 3 वर्ड का एक सब्जेक्ट मिल रहा है, कि सब्जेक्ट जो मिले हमें वो 3 वर्ड का मिला। अ ब्लैक काउ, अब ब्लैक काउ। अब देखिए कि आ यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ पे क्वालिफायर लिखा था, लेकिन यहाँ पे आ को हम लोग लिखेंगे डिटरमिनर। ठीक है? और देखिए ब्लैक, गाय की हेड वर्ड की विशेषता बता रहा है, हेड वर्ड से पहले आया हुआ है, इसीलिए जो ब्लैक होगा ये हमारा एडजेक्टिव में चला जाएगा ब्लैक, और हेड वर्ड जो हमें मिल जाएगा वो काउ मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से चीज क्लियर हो गई कि जब भी सब्जेक्ट जो है 3 वर्ड का आपको नजर आए तो 3 वर्ड में पहला वर्ड हमें डिटरमिनर रूप में मिलेगा, दूसरा वर्ड हमें एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा, तीसरा वर्ड हमें जो हेड वर्ड के रूप में मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इसे डिटेल में जानते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कहां से निकल के आ रहा है? सब्जेक्ट हमारा जो निकल रहा है द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। यहाँ देखिए मेन वर्ब यहाँ मिल गया था, यही हमारा एक वर्ड सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चला जाएगा, तो बाकी से सब्जेक्ट में हो जाएंगे। द ओल्ड मैन कॉर्नर, ये देखिए हमारा कितना बड़ा सब्जेक्ट निकला, और प्रेडिकेट क्या निकला? छोटा सा निकला प्रेडिकेट लाफ्स। क्लियर? तो यहां देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग हो गया। अब वो उसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिकेट के पार्ट्स को छांटना शुरू कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे द और एडजेक्टिव में लगा हुआ, अर्थात द हमारा डिटरमिनर में चला जाएगा, डिटरमिनर में हमें द नजर आ गया, और फिर ओल्ड जो हमें नजर आ गया एडजेक्टिव में नजर आ गया, ओल्ड हमने एडजेक्टिव में डाल दिया। अब फिर जो हेड वर्ड है वो मैन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों छूट गए। अब यहाँ इतना सारा सब्जेक्ट पार्ट बचा रहेगा, सब्जेक्ट का इतना बड़ा हिस्सा बचा रहेगा। अब इसी को हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये जो है आदमी की ही, बूढ़े आदमी की ही विशेषता बता रहा है कि स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, एक उसकी गुण, एक उसका जो क्वालिटी है बता रहा है कि कोने में खड़ा हुआ, तो ये पार्ट हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज में चला जाएगा। एडजेक्टिवल फ्रेज, इस पार्ट में हम लिख लेंगे स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये पार्ट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक वर्ड का जब सब्जेक्ट आए तो हेड वर्ड, 2 वर्ड क्या है तो पहला क्वालिफायर दूसरा हेड वर्ड, 3 का आए तो आपको पहला डिटरमिनर दूसरा एडजेक्टिव तीसरा हेड वर्ड डाल देना है, और 3 से ज्यादा अगर आ जाए जैसे यहाँ पे आया है तो जो हेड वर्ड के बाद आने वाला हेड वर्ड वही होता है जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जो मुख्य कार्य करने वाला होता है उसी को हम लोग हेड वर्ड के रूप में लिखते हैं। तो हेड वर्ड के बाद आने वाला जो फ्रेज होगा छोटा सा, उसे हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में सबसे नीचे लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से सब्जेक्ट पार्ट अब खत्म होता है। सब्जेक्ट पार्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपको देखते हैं जो प्रेडिकेट पार्ट है वो कितने पार्ट में, कितने भाग में होता है। तो स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्ट के कई पार्ट में, जैसे सब्जेक्ट हमारा कई पार्ट में होता है, वैसे हमारा प्रेडिकेट भी कई पार्ट में होता है। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसके जो मेन पार्ट होता है वो 3 होता है। पहला तो हमें वर्ब मिल जाता है, दूसरा हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और तीसरा हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब इसमें कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, जैसे अब हमें जो वर्ब होती है वो वर्ब हमें 2 पार्ट में मिलती है, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब।
ये दो प्रकार की वर्ब मिलती है। ऑब्जेक्ट भी हमें दो मिलता है, पहले डायरेक्ट मिलता है और फिर इनडायरेक्ट मिलता है। ये दो प्रकार का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट हमें तीन प्रकार का मिलता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीन प्रकार के कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं हम लोगों को। तो जहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी जो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब खाली आएगी, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ अगर हमको जो है मेन वर्ब नहीं नजर आ रही है, तो आपको करना क्या है, आपके साथ केवल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ये मेन वर्ब जब आएगी तभी आपको ऑब्जेक्ट का रूप आपको वहां पे दिखाई देगा। अगर केवल ऑक्सिलरी वर्ब आपको नजर आ रही है, तब आपको केवल कॉम्प्लीमेंट ही उसके साथ मिलेगा, चाहे वो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब और इसके साथ अगर मेन वर्ब नजर आ रही है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आ जा सकता है, ऑब्जेक्ट दिख सकता है, तब वहां पे कॉम्प्लीमेंट आपको किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट अधिकतर सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर मेन वर्ब दिख रही है आपको, तो ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से वहां पे दिखाई देगा। क्लियर? तो इसी चार्ट को नोट कीजिए और फिर कुछ सेंटेंस लेते हैं, तो उसमें से हम लोग प्रेडिकेट पार्ट को छांटकर अलग करते हैं। आगे बढ़ते प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने से पहले हम लोग कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। जैसे हमने बताया आपको ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो अभी हमने लिखाई है, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजों मैंने लिखाई है। ये ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। मेन वर्ब का मतलब तो आप समझते हैं कि दौड़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, ये सारी मेन वर्ब के अंतर्गत आती है, ये चीज आप समझते हैं। फिर आपको आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे कैसे पहचानेंगे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो सेंटेंस में कोई भी चीज निर्जीव अवस्था में ऑब्जेक्ट बन के आएगी, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो सजीव रूप में हमें दिखाई देगा। जैसे कहा गया, ही गेव मी अ पेन। अब मी अ पेन, ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मी जो है सजीव है इसीलिए इनडायरेक्ट में है, आ पेन निर्जीव है इसीलिए वो डायरेक्ट में है। आगे सेंटेंस में आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे होते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो एक सब्जेक्ट को कोई बताता है कि ये इस पद पे, जैसे कहा गया कि आई एम अ टीचर, तो जो टीचर कहा गया वो यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये टीचर वर्ड जो है नाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अब कहा गया कि दिस मार्कर इज ब्लैक, दिस मार्कर इज ब्लैक, तो दिस मार्कर, इस मार्कर की विशेषता बताई जा रही है सेंटेंस में, तो ब्लैक वर्ड जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? अब कहा गया एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, तो हेयर वर्ड जो यहाँ पर है ये हमारा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट में जाता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके आप क्लियर करके रखिए, जिससे सेंटेंस में आप कभी भी कुछ भी पहचानने बैठे तो आपको दिक्कत ना होने पाए कि क्या चीज कहाँ कैसे पहचाननी है। अब चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ और छांटते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स को हम लोग। जैसे पहला सेंटेंस में लिया, माई फादर रोट मी अ लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा माई फादर। अब यहाँ सब्जेक्ट पार्ट को छांट नहीं रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट छोटा सा ही है। प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट में हमें क्या मिल जाता है? रोट मी अ लेटर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर मेन वर्ब आपको नजर आ रही है तो मेन वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे रोट नजर आ रही है, अर्थात वर्ब हमारी क्या हो गई? रोट हो गई। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या निकल के आया हमारे सामने? ऑब्जेक्ट निकल के आया मी अ लेटर। अब यहाँ देखिए दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। तो कहाँ डायरेक्ट है कहाँ इनडायरेक्ट है? क्या बताया था कि इनडायरेक्ट जो होगा वो सजीव होगा, डायरेक्ट जो होगा वो निर्जीव। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सजीव है और ये निर्जीव है। क्लियर? इस तरीके से क्लियर हो गया कि जहां पर मेन वर्ब आपको नजर आएगी वहां पे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और ऑब्जेक्ट पार्ट में जो सजीव होगा उसे इनडायरेक्ट में डाल देंगे और जो निर्जीव होगा उसे डायरेक्ट में डाल देंगे। क्लियर? चलिए सेंटेंस को नोट कीजिए, फिर अगला सेंटेंस लेते हैं हम।
आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि क्या हो अगर सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट नजर आए। नहीं, ऑब्जेक्ट नजर आने के बाद बस एक ही वर्ड हो, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, तब क्या करेंगे? तो आपको वहां पे ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ देना है। अगर कोई फोर्स कर रहा है इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैटेगरी में लिखने के लिए, तो आप उसे इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डालिए। अगर सजीव है तो इनडायरेक्ट में डाल दीजिए, निर्जीव है तो डायरेक्ट में डाल दीजिए। लेकिन नहीं, अगर नहीं डालने की कोई फोर्स है तो आप सीधा सा काम कीजिए, उसे सब्जेक्ट जो वर्ब लिखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल के उसे छोड़ दीजिए। और उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका प्यार बना रहता है तो वीडियो में मेरा जोश बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस लेते हैं और क्या होता है देखते हैं। जैसे कहा गया कि he gave a book to her। अब यहां देखिए कि क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारे पास निकल के आ गया ही, इसे कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रेडिकेट पार्ट में देखते हैं क्या निकलता है हमारे सामने, गेव अ बुक टू हर। क्लियर? तो यहां पे देखिए वर्ब क्या निकला हमारे सामने, वर्ब निकला गेव, और फिर जो ऑब्जेक्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, अ बुक टू हर। अब यहां देखिए कि पहले आपको निर्जीव मिल रहा है, बाद में सजीव मिल रहा है। इस तरीके से भी आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पहला उठाए इसे इनडायरेक्ट में लिख दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा सजीव को ही लिखेंगे, अर्थात पहले हम डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले वही आया था हमारे सामने, अ बुक, और फिर इनडायरेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट में टू हर लिखेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके हम कॉम्प्लीमेंट जो बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट छांट के आपको दिखाता हूं मैं। अब देखिए अगला सेंटेंस लिया आपने, ही इज अ फार्मर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या निकल के आया हमारे सामने, ही निकल के आया, और प्रेडिकेट क्या निकला, इज अ फार्मर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही खाली मिल रही है, मेन वर्ब नहीं मिल रही है, तो आपको वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पे आपको केवल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल रही, तो अर्थात वर्ब ये यहाँ पे निकल के आ गई और इज लिख दिया हमने, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट निकला वो हमारा अ फार्मर निकला। अब अ फार्मर किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, फार्मर किस ग्रुप में जाता है, नाउन में जाता है, अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? कि जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब नहीं मिल रही है तो निश्चित ही उसका अगला वर्ड हमें कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला, और वो कॉम्प्लीमेंट जिस ग्रुप में आ रहा होगा पार्ट ऑफ स्पीच के, वही कॉम्प्लीमेंट वहां बनेगा। अर्थात फार्मर देखिए नाउन ग्रुप में आ रहा था, इसलिए ये नाउन कॉम्प्लीमेंट बनाया गया। क्लियर? अब फिर कहा गया कि दिस फ्लावर इज रेड, दिस फ्लावर इज रेड। तो सब्जेक्ट कितना हो गया, दिस फ्लावर हमारे सामने हो गया, इसको हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इज रेड दो पार्ट आए प्रेडिकेट के रूप में, तो प्रेडिकेट के रूप में दो पार्ट आए, तो पहला हमें वर्ब मिल गया, वर्ब मिला हमें इज के रूप में, और जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो रेड मिला। अब रेड कहा जाता है, लाल है, कोई चीज लाल है, किसी चीज की गुणवत्ता बताई जा रही है। गुण बताने का काम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करती है, एडजेक्टिव करती है, अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट हमें एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिल रहा है। क्लियर? तो इस बात को उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड को हमें कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में रखना है, और वो कॉम्प्लीमेंट जिस कैटेगरी के पार्ट ऑफ स्पीच में जा रहा होगा वही कैटेगरी उस कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी। अर्थात वो नाउन में जा रहा है तो नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव में जा रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर एडवर्ब में जा रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना जितना आसानी से मैंने आपको सिखाया है, ये आपके समझ में बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या डाउट है, और निश्चित ही आपका डाउट मैं दूर करूंगा। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसके सही क्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई स्कूल में आपको रीऑर्डरिंग का एक अलग से क्वेश्चन मिलता है,
और रीऑर्डर आप तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस के हर एक पार्ट को सही क्रम में सजाना, सही क्रम में लिखना जान जाएंगे। रीऑर्डरिंग का मैंने वीडियो लेक्चर दे रखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं कि रीऑर्डरिंग को मैंने ट्रिक के माध्यम से कितना बेहतरीन रूप से आपको समझा रखा है। तो रीऑर्डरिंग का वीडियो इसके बाद देखेगा जरूर, जिससे आपको रीऑर्डरिंग कभी भी दिक्कत नहीं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी इस साल हाई स्कूल की क्लास में प्रवेश लिया है और ये ग्रामर सीखना चाहते हैं। उन सभी दोस्तों को मेरा वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी लाल वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।